नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी का विद्यारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन आज हिंदी विषय की हिंदी व्याकरण से संबंधित एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वर्ण व्यवस्था में स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी है वो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है, जिसमें वर्ण, शब्द और वाक्य होता है। तो यहाँ जो वर्ण होता है वो किसी भी भाषा का मूल आधार होता है। तो अपन आज इस क्लास में वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, वर्णों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 2 प्रकारों में होता है, स्वर और व्यंजन। फिर अपन स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। इस क्लास में जो भी सामग्री ली गई है वो प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से ली गई है, और किन पुस्तकों से ली गई है वो वीडियो के लास्ट में आपको उन पुस्तकों के बारे में भी बताया गया है। तो चलो अपन अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वर्ण की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। यानी कोई भी भाषा होती है उसका जो मूल आधार है वो वर्ण होता है। यानी वर्ण है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं होता है। जैसे आप देखोगे कि रमेश शब्द है, रमेश शब्द है, इस रमेश शब्द में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया गया है? तो आप देखोगे कि रे, ए, मैं, ए, श, ए, यानी कुल मिलाकर 6 वर्णों का प्रयोग किया गया है, और इन 6 वर्णों से मिलकर ही रमेश शब्द का निर्माण हुआ है। आप यहाँ देखोगे कि जितने भी वर्ण ये काम में लिए गए हैं, ये वर्ण या तो स्वर है या व्यंजन है। तो ये जो रमेश शब्द का वर्णों में विस्तार किया गया है, इसको अपन वर्ण विस्तार या अक्षरिक खंड भी बोलते हैं। आप देखते हो कि वर्ण है वो किसी भाषा का मूल आधार होता है। इन वर्णों से शब्द बनता है। अभी आपने देखा जैसे रे, ए, मैं, ए, से, ए, इन वर्णों से रमेश शब्द का निर्माण हुआ है। तो फिर इन शब्दों के माध्यम से फिर वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्य के निर्माण से ही भाषा का निर्माण होता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है भाषा का कि सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद भाषा। इसी आधार पर अपन लगभग प्रत्येक भाषा का निर्माण होता है। फिर भाषा का मूल आधार वर्ण होता है। आप जानते ही हो कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं होता है। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, जिसे हम भाषा का मूल आधार कह सकते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी जो वर्णमाला होती है, जिसमें अपन ए, आ और क, ख, ग, घ की बात करते हैं, तो उनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 44 यानी 44 हिंदी में वर्णों की संख्या होती है। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि तथा लिखित रूप को लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या अक्षर भी बोलते हैं उसको,
तो उसका जो उच्चरित रूप है, जैसे अपन रे बोलते हैं, तो रे एक ध्वनि है, उस रे के और टुकड़े करना संभव नहीं है, तो उच्चरित रूप को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और लिखित रूप को लिपि चिन्ह बोलते हैं। लिखित यानी जैसे ये रे, इस रे के और टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये एक लिपि चिन्ह है। अगर इसका रूप लिखित है तो लिपि चिन्ह, और अगर उच्चरित रूप है यानी मौखिक रूप है तो उसको ध्वनि बोलते हैं। तो ये ध्वनि और लिपि चिन्ह है, वो दोनों ही वर्ण के ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। फिर आप इस टेबल के माध्यम से समझिए। हमने अभी पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44। इनको हमने दो भागों में बांटा था, एक स्वर और एक व्यंजन। आपको संख्या भी बताई थी कि स्वर है वो 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन होते हैं 33। इन 11 स्वरों को फिर और दो भागों में बांटते हैं, एक जिन्हें मूल या ह्रस्व स्वर बोलते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ या संयुक्त स्वर। अब सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, और फिर ये मूल, दीर्घ, जो स्पर्श, अंतस्थ, उसमें, तो इनकी भी परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो स्वर किसको बोलते हैं? यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर 11 होते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। और फिर हम इन्हीं 11 स्वरों को दो भागों में बांटते हैं, मूल और दीर्घ, या ह्रस्व स्वर या संयुक्त स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री। ये 4 मूल स्वर होते हैं। फिर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 है, वो दीर्घ या संयुक्त स्वर होते हैं। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि इन 11 स्वरों में ए की कोई मात्रा नहीं होती। आप देखोगे कि जब अपन बारखड़ी लिखते हैं तो उसमें जो पहला अक्षर होता है, जैसे क होता है, ख होता है, तो इनमें ए जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी आप आगे देखोगे प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं। आ की मात्राएं होती हैं, जैसे ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ऐसे छोटे ऊ, बड़े ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो इन सभी स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती हैं, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजनों को अपन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन 3 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारी जो व्यंजनों की वर्णमाला होती है, उनमें 5-5 अक्षरों की जो लाइनें होती हैं, यानी 5 वर्ग होते हैं, जिसको अपन कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 ही वर्ण होते हैं। जैसे कै वर्ग में क, ख, ग, घ है, चै में चै, छ, जय, झ, ये हैं। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग और 5 वर्ण, तो 5 × 5 25 है, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कै से लेकर मैं तक। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, रे, ले, वे। और उसके बाद आता है उसम व्यंजन, से, है, यानी कै से लेकर है तक, ये मूल व्यंजन होते हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मूल व्यंजन 33 ही होते हैं और मूल स्वर 4 होते हैं। उसके बाद में अगर अपन है के बाद की बात करते हैं, वो संयुक्ताक्षर होते हैं, या
कुछ विशिष्ट व्यंजन होते हैं। तो मूल व्यंजन 33 ही होते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन क्या है? यह भी एक वर्ण है और इसका उच्चरित रूप क्या होगा? ध्वनि होगा। अब जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने स्वर की परिभाषा की बात की थी, तो स्वर में तो क्या था, किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती, इनको अपन स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। लेकिन व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल नहीं सकते, लेकिन लिख जरूर सकते हैं। जैसे अपन कै बोलते हैं, तो कै बोलते हैं तो उसमें कै के साथ में ए मिला हुआ होता है, तभी हम कै का उच्चारण कर सकते हैं। अकेले इस मूल व्यंजन कै का हम उच्चारण नहीं कर सकते, इसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता पड़ेगी। तो व्यंजन की परिभाषा वो होती है कि जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। और हम इन व्यंजनों को 5 वर्गों में, जिनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के रूप में भी बांट सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त वर्ण। आपको बताया था कि स्पर्श, अंतस्थ और ये ऊष्म व्यंजन, ये सारे मूल व्यंजन हैं जिनकी संख्या क्या होती है? 25, 4, 4 टोटल 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 से संख्या होती है मूल व्यंजनों की। फिर बात करते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। अब आप देखोगे कि क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय ये सभी व्यंजन होते हैं, न कि कोई स्वर होते हैं। और संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं? कि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, मूल व्यंजन नहीं होते। मूल व्यंजन तो जब हम इन संयुक्ताक्षर के टुकड़े करते हैं तब मूल व्यंजनों में होता है। जैसे क्षय को कै और से, त्रय को तय और रे में, ज्ञ को जय और य जय। वैसे तो इसका शुद्ध उच्चारण जय होता है, लेकिन अपन जो ज्ञ बोलते हैं वो ये होता है संयुक्ताक्षर। लेकिन हिंदी में इसका जो शुद्ध विच्छेद है वो जय प्लस य होता है। और श्रेय का से प्लस रे। अब आपको ध्यान में रखना है कि श्रेय में पहला से होता है और क्षय में दूसरा से होता है। तो इस प्रकार ये चारों क्या है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के अलावा संयुक्त स्वर भी होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, मूल या ह्रस्व और दीर्घ या संयुक्त। तो जो दीर्घ या संयुक्त स्वर 7 बताए थे आपको, वो सातों भी अगर संयुक्त स्वर है तो सीधी सी बात है कि ये भी 2 स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे आ है तो आ में ए प्लस ए का योग होता है। आ में किसका होता है? ए प्लस ए का। ई में अब आप देखोगे कि यहाँ ई, ऊ और आ ये तीनों ही क्या है? दीर्घ स्वर है। और इन दीर्घ स्वरों को 2 मूल स्वरों के मिलाने से बने। जैसे ए प्लस ए से आ बन गया, छोटी ई, 2 जो छोटी है उनके योग से बड़ी ई बन गई, और 2 छोटे ऊ के योग से बड़ा ऊ बन गया। ऐसे ही ए और ई के योग से ए और ए के योग से आई, ए ऊ के योग से ओ और ए ओ के योग से औ। आप संधि में भी देखते हैं
कि ए प्लस ई के योग से गुण संधि होती है, और इन गुण संधि में किसकी मात्रा आती है? ए की मात्रा ही आती है। जैसे रमेश देखते हैं तो रमा धन ईश, तो ऐसे ही ए प्लस ए। अब आप देखते हो कि ए और ओ में गुण संधि होती है, ऐ और औ में वृद्धि संधि होती है। तो ए और ई ए, और ए और उ ओ, जिनमें गुण संधि होती है, तो इनमें ए के साथ में जब ई का योग होता है तो ए का निर्माण होता है, जब उ का योग होता है तो ओ का निर्माण होता है। दोनों में ही गुण संधि होती है। ऐ और औ, जब इनकी मात्राएं होती है किसी शब्द में तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, और इनमें ए के साथ में किसका योग होता है? जब ऐ का निर्माण करना हो तो ए का योग होगा, और जब औ का निर्माण करना हो तो ओ का योग होगा। यानी इन दोनों से जो पहला अक्षर आने वाला है, जो पहला स्वर होता है, उसी का ए के अंदर योग होता है। अब आप देखते हो कि जो ये ए ऐ ओ औ, ये जो 4 दीर्घ स्वर है, इन सभी में ए के साथ में दूसरे स्वरों का क्या होता है? योग होता है। ठीक है ना। बाकी जो ए ई उ है, इनमें समान स्वरों का क्या होता है? योग होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो 7 संयुक्त स्वर होते हैं, ये दो दो स्वरों के योग से बने हुए होते हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें सभी मूल स्वर हो। जैसे आप देखते हो कि ए ई उ और ए, इनमें तो क्या होता है? ये चारों मूल स्वरों के योग से बने हुए होते हैं। लेकिन जो नीचे वाले ऐ ओ औ है, तो इनमें मूल स्वर नहीं है। जैसे इसमें ए है, इसमें ओ है, हाँ, ओ के अंदर मूल स्वर है। तो आप देखोगे कि वृद्धि संधि वाले हैं ऐ और औ, इनमें मूल स्वरों का योग नहीं है, ए और ओ का भी योग है। तो संयुक्त स्वरों में क्या होता है? 2 स्वरों का योग होता है। सीधी सी बात आपको ध्यान में ये रखनी। उसके बाद आप देखोगे कि आगत ध्वनि, या इनको आगत स्वर भी बोलते हैं, या फिर इनको ग्रहित स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहित स्वर। ये सभी आप जो देख रहे हो ना, ओ, ख, ज, फ, ये सभी ग्रहित स्वर या आगत स्वर है। अब 4 आगत ध्वनि है, ओ, ख, ज, फ। आप जो हिंदी वर्ण, मूल हिंदी वर्णमाला है, उसमें देखते हो ख, ज, फ वो नहीं है। इसमें नीचे नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये उर्दू भाषा से लिए हुए हैं। आगत का मतलब है कि दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं हमारे यहाँ हिंदी में। जैसे ओ है, तो ओ अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, ख, ज, फ ये उर्दू भाषा से आए हुए हैं। 4 ही ध्वनि है। तो आप देखोगे कि ओ है वो अंग्रेजी भाषा से, ख, ज, फ जिसमें नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ होता है वो उर्दू भाषा से, और उर्दू भाषा की अरबी फारसी ये शब्द हैं। इनके उदाहरण देखोगे तो जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, ऑफिस है, इन सभी में ओ आगत ध्वनि का उपयोग होता है। जैसे फिल्म शब्द है तो वो उर्दू भाषा का है। खबर, जहर, ये सारे, यानी उर्दू भाषा से जो आगत ध्वनि आई हुई है, इनके योग से कोई भी शब्द बनेगा वो इन भाषा का ही होगा। जैसे फिल्म, खबर, जहर ये हैं। तो अभी आप देखोगे कि पीछे स्कूल व्याख्याता एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से आगत शब्द है। यहाँ पर आपको आगत ध्वनि दे रखी है ना, वहाँ पर आया था कि आगत शब्द है। अब आगत शब्द में 3 तो मूल हिंदी भाषा के शब्द थे, और एक शब्द था डॉक्टर। अब डॉक्टर में आप देखोगे कि ये ओ ध्वनि का योग है, जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। तो इस आगत ध्वनि से बना हुआ शब्द क्या है? आगत शब्द है। तो ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है, तो उसमें आंसर था डॉक्टर। तो आप देखोगे कि ये सारे जो उदाहरण दे रखे हैं, डॉक्टर, फिल्म, खबर, जहर, ये सब आगत शब्द हैं। तो ये बात हो गई स्वरों की। अब बात करते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की क्या विशेषता होती है, इनके बारे में देखो।
मूल व्यंजन सदैव स्वर रहित होते हैं। मूल व्यंजनों में स्वर रहित होने का परिचायक हल चिन्ह होता है, जैसे क, ट, प आदि। आपको पहले भी बताया था कि मूल व्यंजन सदैव स्वर रहित होते हैं, जैसे क, ट और प। और इन का हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये हलंत का जो चिन्ह है ना, ये हलंत का चिन्ह स्वर रहित होने का परिचायक है। जिस वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ होता है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और यह मूल व्यंजन है। जो मूल व्यंजन होते हैं वो सदैव स्वर रहित होते हैं। अगर उसमें जैसे ये क है तो ये मूल व्यंजन है। अगर इसमें स्वर जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो ये फिर कै बन गया। इसमें जो हल का चिन्ह है वो हट जाता है। अब आप देखोगे कि जिसमें हल का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो स्वर रहित है, जिसमें हल का चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है, बिना हल के चिन्ह के, तो वो मूल व्यंजन नहीं है, उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, ए की मात्रा जुड़ी हुई है। और आप ये भी देखोगे कि इस जो ऊपर वाले जो हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इस वर्ण को हम बोल नहीं सकते, सिर्फ लिख सकते हैं, लिख कर प्रकट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के बोल नहीं सकते, इसलिए इसको हम बोल नहीं सकते। लेकिन इस कै को हम बोल सकते हैं। हम जो कै बोलते हैं वो यह कै है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा होता है और बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल नहीं सकते। तो आपको हल चिन्ह का ध्यान रखना है। मूल व्यंजन में हल चिन्ह स्वर रहित होने का परिचायक है। फिर दूसरा है, हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, अर्थात हर बोले जाने वाले व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। जैसे हम कै बोलते हैं तो उसमें कै प्लस ए मिला हुआ होता है, अर्थात हम मूल व्यंजन को बोल नहीं सकते या बोलकर प्रकट नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि मूल व्यंजन को हम बोलकर प्रकट नहीं कर सकते, केवल उसको लिख कर प्रकट कर सकते हैं। अगर हमें बोलना है तो उसमें स्वर का योग करना होगा और स्वर की सहायता से हम व्यंजनों को बोल सकते हैं। और ये भी बताया था कि व्यंजनों को 5 वर्गों में, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग। फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों में बांट सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं मूल व्यंजनों की। किसकी? मूल व्यंजनों की। संयुक्त जो व्यंजन है या संयुक्ताक्षर है वो इसमें शामिल नहीं है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो 5 वर्गों में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 यरलव्य अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, श है। तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33 और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था के अंदर स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो स्वर का वर्गीकरण हमने मूल और दीर्घ स्वर में कर लिया, आगत स्वर भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है। तो पहला आधार है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में होता है। कितने भागों में होता है? 8 भागों में। अब 8 भाग आप देखोगे कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षहीन। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 भागों में व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा है वो वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी अपन मुख से जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो
अंदर फेफड़ों की हवा बाहर आएगी, और वो हवा जब हमारा जो वाग यंत्र है उस यंत्र के किसी अंग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से आएंगे? 16 व्यंजन आते हैं, जिसमें 4 वर्गों के 4 अक्षर होते हैं पंचम वर्ण को छोड़ते हुए। जैसे पहला वर्ग कै वर्ग का कै ख ग घ, फिर इसमें च वर्ग नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, यानी जो 5 वर्ग है उन 5 वर्गों में से च वर्ग को छोड़ दो आप। च वर्ग है तो स्पर्शी, लेकिन ये स्पर्शी के साथ साथ संघर्ष भी करता है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी है। तो च वर्ग को छोड़ दो, और उसके बाद में जो बचते हैं कै वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इनके प्रथम जो 4 वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजनी कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 4 वर्ग के 4 अक्षर, तो 4 × 4 16। तो ये 16 होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन से श, तीनों से संघर्षी है को छोड़ दो आप इसमें उसमें व्यंजन में, तो तीनों से कैसे है? संघर्षी है। और फिर हमने अभी ख ज फ जो आगत ध्वनि पढ़ी थी, जो उर्दू भाषा से हमने ली थी, ये तीनों भी किस में आती है? ये तीनों भी इसी में आती है। तो संघर्षी व्यंजन में श ख ज फ, ये 7, इसमें है भी शामिल है, संघर्षी में है भी शामिल है। पूरा जो ऊष्म व्यंजन का वर्ग है वो पूरा इसमें शामिल है संघर्षी में, श है। और फिर जो 3 आगत ध्वनियाँ ख ज फ, कुल मिलाकर संघर्षी व्यंजन में 7 होते हैं। कितने व्यंजन आ जाते हैं? 7 आ जाते हैं। और संघर्षी किसको बोलते हैं? संघर्षी में क्या होता है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में जब 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उन दोनों जो उच्चारण अवयव है उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। यानी संघर्ष कौन कर रही है? यहाँ बाहर फेफड़ों से बाहर निकलने वाली जो हवा है वो 2 उच्चारण अवयवों के बीच से संघर्ष करती हुई निकलती है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसमें 7 वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो चारों हैं वो इसी में आते हैं, से है। और जो 3 आगत ध्वनियाँ हैं उर्दू भाषा वाली ख ज फ, ये सभी संघर्षी व्यंजन होते हैं। फिर बात आती है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिसमें च वर्ग शामिल है। जिसमें कौन सा वर्ग शामिल है? च वर्ग शामिल है। और च वर्ग में आप देखोगे कि च छ ज झ, ये 4 पंचम वर्ण को आपको छोड़ देना है, क्योंकि पंचम वर्ण 5 वर्गों के जो पंचम वर्ण है वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। तो हमने 5 वर्ग लिए थे स्पर्श में, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्पर्श से व्यंजन है उसमें 5 वर्ग आते हैं। तो आप देखोगे कि 4 वर्ग तो ये आ गए, और एक वर्ग जो च वर्ग है वो च वर्ग स्पर्श संघर्षी में आ गया। और ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, उसमें व्यंजन के चारों से है और तीनों आगत ध्वनियाँ ये सब संघर्षी में आ जाते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों में बांटते हैं। तो स्पर्शी में 4 वर्ग के 4 अक्षर, जिसमें च वर्ग को हटा देना है। संघर्षी में उसम व्यंजन चारों श है, और 3 जो उर्दू भाषा से आगत ध्वनियाँ हैं ख ज फ, 7 संघर्षी व्यंजन। और 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी, जिसमें च छ ज झ आते हैं, जिसमें च वर्ग के 4 अक्षर आ जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन जो भी हमने 5 वर्ग में पंचम वर्ण छोड़ा था, वो पंचम वर्ण है वो नासिकीय व्यंजन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा का जो प्रमुख भाग है वो नाक से निकलता है।
इसलिए इसको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं और इनका उच्चारण स्थान नासिका ही होता है। तो इसमें हड़े, ये, अणे, ने, मैं, ये सब नासिकीय व्यंजनों में शामिल होते हैं, जो 5 होते हैं। यानी पांचों वर्गों का जो अंतिम 5वां वर्ण है वो नासिकीय व्यंजन में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं उच्चारण की दृष्टि से। और उसके बाद पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन लय। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? लय। ये एकमात्र वर्ण है पार्श्विक व्यंजन लय, और प्रकंपित व्यंजन रय, ये एक एक ही होते हैं। तो पार्श्विक का क्या मतलब है कि बगल से निकलना। इसमें जो फेफड़ों से बाहर आने वाली हवा है वो बगल से निकलेगी। जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, तो वे पार्श्विक है। आप लय का उच्चारण करके देखोगे तो जैसे अपन लय का उच्चारण करते हैं लय, तो जो हमारी जीभ का अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है, और जो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा है वो जीभ के अगल बगल से बाहर निकल जाती है। इसलिए इस लय व्यंजन को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। फिर आती है बात प्रकंपित व्यंजन। आप नाम से लगभग तो इनके जो नाम है ना, इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। प्रकंपित, अब प्रकंपित, कंपित यानी कंपन करना, तो इस व्यंजन को बोलोगे तो आपकी जीभ वो कंपन करेगी। तो पार्श्विक के बाद प्रकंपित का क्या मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं। और ऐसा एकमात्र ही वर्ण है रे। आप रे का उच्चारण करोगे तो जीभ है वो 2-3 बार कंपन करेगी, तो इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि इन सभी का जो आधार है वो उच्चारण है, हम उच्चारण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर ये प्रकंपित व्यंजन है, लय पार्श्विक व्यंजन है, और हड़य में नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 है, हृदय ढय, हृदय और ढय। अब ये उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त क्यों है? उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? इस उत्क्षिप्त का मतलब, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। क्या हुआ? फेंका हुआ। इसमें क्या करेगी? जीभ है वो झटके से नीचे गिरेगी, यानी फेंक कर इस व्यंजन का उच्चारण होगा। यानी जिनके उच्चारण में जीभ की जो नोक है वो झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है, यानी फेंकी हुई ध्वनि। इस दोनों वर्णों को उच्चारण करने में जीभ को क्या है, झटके से नीचे गिरेगी। जैसे ढ ढ, तो जीभ ऊपर टच होकर वापस नीचे झटके से गिरेगी, यानी जैसे लगता है जैसे इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय, इन ध्वनियों को उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो फेंक कर उच्चारण कर रही है। तो इसलिए ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है, ढ और ढ। ये आपको एक बात ध्यान में रखना है, हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सब मूल व्यंजन में शामिल है, लेकिन ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये मूल व्यंजन में शामिल नहीं है। ये जो हमने अभी 33 व्यंजन पढ़े थे ना, उसमें ये शामिल नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात कर रहे हैं संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन अभी हमने देखा था कि कुछ में जैसे स है और ख जप है वो संघर्षी व्यंजन थे, यानी उसमें संघर्ष करना पड़ रहा था। च छ जय जय वो स्पर्श से संघर्षी थे, यानी उसमें भी संघर्ष करना पड़ रहा था और स्पर्श भी हो रही थी। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, संघर्ष नहीं करना पड़ता है बिल्कुल भी, यानी उनके उच्चारण में हमारी जीभ को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर में क्या होता है, जीभ को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना होता है, वो स्वतंत्र रूप से है वो उन वर्णों का उच्चारण कर सकती हैं। तो स्वरों में हमें बिल्कुल भी हमारी जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, लेकिन व्यंजनों में करना पड़ता है। इसीलिए ये 2 वर्ण हैं, ये और वह, इनमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है जीभ को, तो इनको संघर्षहीन बोलते हैं या फिर अर्धस्वर बोलते हैं। संघर्षहीन को अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से अर्धस्वर है,
तो आप कहीं जो मुख्य स्वर है उनमें से कोई आंसर मत कर देना। अर्धस्वर व्यंजनों में से होगा जो य और व है, यानी ये और वे के उच्चारण में हमें बिल्कुल भी हमारी जीभ को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्वरों में भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता और इनमें भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये उच्चारण की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। अब अपन बात करते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, अब बहुत सारे एग्जाम में जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। और अपन उच्चारण स्थान जो हमारी हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत भाषा, तो उनके संस्कृत सूत्रों का उपयोग करते हुए उच्चारण स्थान अध्ययन करेंगे। इन उच्चारण स्थानों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये संस्कृत सूत्र ये याद करना है। इन्हीं में सब कुछ सम्मिलित है। इनमें उच्चारण स्थान भी है और उन व्यंजनों के, यानी ये दोनों चीज़ें हैं वो इस संस्कृत सूत्र में शामिल है। जैसे पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जना नाम कंठ है। इसका मतलब ये कंठ की ध्वनियाँ है, यानी जो कंठ उच्चारण स्थान है उसके वाली ये ध्वनियाँ है। अब इसमें क्या होगा? ए का मतलब क्या होता है? ए और आ, दो स्वर आ जाएंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ होगा, ए और आ। फिर कू का मतलब है पूरा कै वर्ग, पूरा कै वर्ग। तो कै वर्ग में आप देखोगे कि कै, खे, गे, घे, ढे पांचों वर्ण सम्मिलित हो जाएंगे कै वर्ग में। फिर है, ए कू है, तो है में है भी सम्मिलित है। और विसर्जना नाम यानी विसर्ग, ये विसर्ग। तो ए आ कै वर्ग पूरा कै ख ग घ ढ और है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा और ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठ। तो आप देखोगे कि इसी सूत्र में सब कुछ सम्मिलित है। ए कू है विसर्जना नाम कंठ है। तो ए आ कू कै वर्ग है और विसर्जना नाम यानी विसर्ग, तो ये सब का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा सूत्र है इचू ईशानाम तालु। तो इसमें भी देखो पहला प्रत्येक सूत्र का जो पहला अक्षर है वो स्वर ही है, दूसरा ई आ गया। अब मूल स्वर है ये भी, तो इसमें भी दोनों ई आ जाएंगी, दोनों ई आ जाएंगी। फिर चू का मतलब चै वर्ग पूरा चै छ जय जय ये। फिर ये शा नाम यानी ये और शै, ये दोनों आ जाएंगे, ये और शै दोनों आ जाएंगे, चै वर्ग पूरा आ जाएगा और दोनों ई आ जाएंगे। इचू ईशा नाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा और इस ध्वनि हो जाएगी ये तालव्य ध्वनि। फिर तीसरा सूत्र है ऋतु रषणाम मूर्धा। ऋतु रषणाम मूर्धा। अब देखो इसमें री पहला अक्षर क्या है? स्वर है, तो इसमें री आ जाएगा। टू यानी जिस प्रत्येक सूत्र में आप देखोगे कि कू चू टू तू पू, यानी ऊ की मात्रा लगा हुआ आ रहा है किसी वर्ग का पहला अक्षर, इसका मतलब वो पूरा वर्ग सम्मिलित है। इसमें कै वर्ग पूरा सम्मिलित है, इसमें चै वर्ग पूरा सम्मिलित है, इसमें टै वर्ग है, इसमें तै वर्ग है, इसमें पै वर्ग है, यानी पांचों वर्ग पूरे सम्मिलित है इसमें। तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, चै का तालु और टै वर्ग का हो जाएगा मूर्धा। टै वर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धा। और रषाणाम रै, तो रै का भी क्या होगा? मूर्धन्य होगा। सै दूसरा सै, आप देखोगे कि जो पहला सै तो उसका तालु, दूसरे सै का मूर्धा और तीसरे सै का दंत।
तो इचू ईशानाम तालु, तो ई चैवर्ग ये से तालु। रिटू ऋषाणाम मूर्धा, तो री टैवर्ग और रै से इनका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, और ध्वनि का नाम हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनि। ऐसे ही चौथा सूत्र है लृतु लिशानाम दंते, तो लृतु लृ, हिंदी में वैसे लृ नहीं होता है स्वर, ये संस्कृत में होता है, तो संस्कृत सूत्र है तो उसके हिसाब से तो लृ का उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर तू यानी तैवर्ग, तैवर्ग भी दंत। लशानाम, लशानाम तो लय और से, दो वर्ण और आ जाएंगे लय और से, ये रे लय और से, तो लय का भी दंत होगा और जो से है उसका भी क्या होगा, दंत। अब तीनों से ध्यान में रखने, कर्म से आएंगे, पहला तालु, दूसरा मुर्दा, तीसरा दंत। तो लृतु लिशानाम दंते, और इनकी ध्वनि का नाम हो जाएगा दंते, यानी दंत वाली का दंते, मुर्दा का मूर्धन्य, तालु का तालुव्य, कंठ का कंठे, ओष्ठ का ओष्ठे। फिर पांचवा जो सूत्र है, पांचवें वर्ग पै वर्ग से संबंधित, उपपदमान्या नाम ओष्टो, तो ऊ, तो दोनों ऊ आ जाएंगे इसमें, पू पै वर्ग आ जाएगा, और फिर उपपदमान्या, तो उपपदमान्या ये संस्कृत से संबंधित है, और इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्टो, यानी ओष्ठ। ओष्ठ किसको बोलते हैं, ओठ को बोलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओठ, और ध्वनि का नाम हो जाएगा ओष्ठे ध्वनि। तो ये 5 सूत्र आप ध्यान में रखोगे तो इन 5 सूत्रों से पांचों वर्ग सभी लगभग सभी स्वर आ जाएंगे, ए आई ओ औ को छोड़कर। विसर्ग आ जाएगा, य लव और ये से ये सब आ जाएंगे। तो अकुए विसर्जन नाम कंठ है, इचु ईशा नाम तालु, ऋतु ईशा नाम मूर्धा, ऋतु लिशा नाम दंते, उपपदमान्या नाम ओष्टो। तो इस हिसाब से आपको ये पांचों सूत्र कंठस्थ करने। ये अगर आप ये 5 सूत्र याद कर लोगे तो इनका उच्चारण स्थान आप हमेशा के लिए याद कर लोगे। फिर ए आई, अब इनका कोई सूत्र नहीं है संस्कृत में, ठीक है ना, वो 5 ही सूत्र थे। अब ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी स्वर या व्यंजन के उच्चारण में किसी एक उच्चारण स्थान या किसी मुख का एक अवयव ही काम में आएगा, कई बार दो अवयव भी काम में आते हैं। तो वैसे ही ए आई के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होगा, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है ए आई का उच्चारण स्थान, और इसको फिर ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठ तालव्य ध्वनि। ऐसे ही ओ औ में भी कंठ और ओष्ठ और कंठोष्ठ ध्वनि हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि ए आई और ओ औ में एक तो कंठ कॉमन होगा, यानी कंठ ध्वनि तो ये है ही है, ए आई ओ औ। अब ए आई के उच्चारण में तालु का योग होगा और ओ औ के उच्चारण में ओष्ठ का योग होगा, होठ का। उसके बाद व दंतोष्ठ है, व के उच्चारण में दंत और ओष्ठ काम में होगा, दंत और ओष्ठ, और इसको दंतोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है वह वाला कि दंतोष्ठ ध्वनि है या दंतोष्ठ वर्ण है, तो वह है। तो आप ध्यान में रखोगे कि वह ही एकमात्र ऐसा है जो दंतोष्ठ है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर पूरा वर्ग आता है, तो उस वर्ग के हिसाब से पंचम वर्ण का वो भी क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। और नासिका भी इन पांचों वर्णों की क्या होगी, उच्चारण स्थान होगी। तो अड़े ये णे ने में जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, तो इनके योग में उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का योग रहता है, तो इसलिए इनको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। और इनके साथ में अनुस्वार, जो अनुस्वार है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है।
आप ध्यान में रखोगे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, और ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वर्ग के अनुसार, उनके साथ साथ नासिका होता है, केवल नासिका नहीं होता है। उन उच्चारण स्थान के साथ में नासिका का योग होता है। तो ये उच्चारण स्थान की दृष्टि से थी। आप इस टेबल को पूरा कंप्लीट याद करोगे। अब देखो, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी है? जिनमें नाक का योग रहता है, नासिका का योग रहता है, वो अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। जैसे अभी आपको नासिक के व्यंजन बताए थे, पांचों वर्ण, जो पांचों वर्गों के, और अनुस्वार, ये अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। चंद्र बिंदु है तो ये भी अनुनासिक ध्वनि है। इनके उच्चारण में क्या रहेगा? वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान। जैसे अपन बात करते हैं ये, तो इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा कि वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान। अब यह किस वर्ग का है? चय वर्ग का है। चय वर्ग का है तो चय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? इचु ईशानाम तालु, तालु होगा। तो यह का भी क्या होगा? तालु होगा। इस तालु के साथ साथ में नासिका का योग रहेगा, तालु के साथ साथ में नासिका का योग रहेगा। अब कोई भी अनुनासिक ध्वनि है, उसमें उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान प्लस नासिका का योग उसमें रहेगा। जैसे अंग का उच्चारण स्थान आप देखते हो, अकु है विसर्जना नाम कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और यह अनुस्वार है ए के ऊपर, तो अनुस्वार का योग क्या होता है? नासिका होती है। तो अंग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, यानी वर्ण विशेष के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ए आ के अंदर जो स्वर लिए हमने, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक ही स्वर में काउंट होते हैं। उसके आगे जो अंग और अह होता है वो स्वर में काउंट नहीं होते हैं। ये क्या होती है? जो लास्ट में दो अंग और ए, ये अयोगवा ध्वनि होती है। क्या होती है? अयोगवा ध्वनि, यानी अनुस्वार और विसर्ग है वो अयोगवा ध्वनि होती है। और अयोगवा ध्वनि दो प्रकार की होती है, दो ही होती है, अंग और ए। अनुस्वार आपको बताया था अभी कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होती है, नासिक्य होता है। विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो विसर्ग का क्या होगा? कंठ। और अनुस्वार का क्या होगा? नासिका। ये आपको उच्चारण स्थान दोनों के ध्यान में रखने हैं, लेकिन ये स्वरों में काउंट नहीं होते हैं। ये अयोगवा ध्वनि है। अब अयोगवा किसको कहा जाता है? इन्हें अयोगवा इसलिए कहा जाता है कि ये योग में नहीं आते हैं, यानी संयुक्तता जुड़कर काम में नहीं आते हैं। यानी इनका अलग स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये न तो पूर्ण वर्ण है और न ही किसी वर्ण की योग से बनी है, यानी अयोगवा उसको कहते हैं। अब देखो, योग के आगे ए लगाकर अयोग बना दिया, यानी ये योग में नहीं आते हैं। अयोग का मतलब ये योग में नहीं आते हैं, यानी संयुक्तता, जुड़ते नहीं हैं, जुड़कर इनका उच्चारण नहीं होता है। इनका अलग स्वतंत्र उच्चारण होता है। कैसा उच्चारण होता है? अलग स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो ये न तो पूर्ण वर्ण, यानी चाहे वो वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, तो पूर्ण वर्ण है और न ही किसी वर्ण के योग से बनी है। इनका अलग एक स्वतंत्र उच्चारण होता है। जैसे आप जैसे आ की मात्रा है, अब आ की मात्रा आप किसी में लगाओगे, जैसे काम है, तो अब आ की मात्रा लगाकर इसको बोलोगे तो का, यानी आ का अलग उच्चारण नहीं हो रहा है। आ की मात्रा कै के साथ जुड़ गई और फिर का उच्चारण हो रहा है। लेकिन आप किसी जो अनुस्वार और विसर्ग को अगर किसी वर्ण के साथ लगाओगे तो इनका उच्चारण अलग होगा। जैसे विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? है। तो आप जैसे
नमः, तो आप न में है, यानी इस विसर्ग का अलग से आपको उच्चारण करना होगा। नमः। कंठ, तो अनुस्वार और जो ये विसर्ग है इनका अलग से स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसलिए इसको अयोगवा ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवा ध्वनि। और अयोगवा ध्वनि दो ही होती है, अनुस्वार और विसर्ग। ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये स्वरों के अनंतर उच्चरित होते हैं, यानी स्वरों के बाद में उच्चरित होते हैं। आप देखते हो स्वरों की जो सीक्वेंस होते हैं उसमें सबसे लास्ट में आते हैं अंग और ए। ये स्वतंत्र उच्चारण ध्वनियाँ हैं, यानी इनका उच्चारण है वो अलग होता है, स्वतंत्र होता है, तभी ये अयोगवा है। यह वर्णमाला के अंत में आते हैं। आप देखोगे कि अयोगवा जो अंग और ए यानी अनुस्वार और विसर्ग है, ये हमारी जो वर्णमाला है हिंदी वर्णमाला उसके अंत में आते हैं। आप जैसे शब्दकोश के अनुसार किसी शब्द को व्यवस्थित करेंगे तो इसमें अंग और एह से जो स्टार्ट होने वाले हैं इनका जो क्रम है वो सबसे लास्ट में आएगा, हिंदी वर्णमाला के मूल वर्णों के बाद में। उच्चारण के समय इनका विशेष प्रयत्न होता है, यानी इनको उच्चारण करेंगे इन दोनों का, अनुस्वार और विसर्ग का, तो विशेष प्रयत्न करना होगा, क्योंकि इनका अलग स्वतंत्र उच्चारण हमें करना होगा। उस वर्ण के साथ में ये जुड़कर है वो नहीं कर सकते, तो विशेष प्रयत्न यानी अलग हमें इनका उच्चारण करना होगा। जैसे अनुस्वार का है तो अनुस्वार जैसे गंगा, कंठ, अंश, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग है। विसर्ग दुख, नमः, अतः, तो ये विसर्ग का उच्चारण है, तो ये अयोगवा ध्वनि है और इनकी विशेषताएं। फिर इनका जो आधार है वर्गीकरण का स्वर और व्यंजन का, वो स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। अब स्वर तंत्रियाँ, हमारे जो वाग यंत्र है उसमें जो स्वर तंत्र है उसकी स्थिति के आधार पर और उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है उसके आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष और अघोष। अब इस घोष और अघोष में क्या होता है कि घोष, अब घोष को कई बार सघोष भी लिख सकते हैं, तो घोष और सघोष एक ही बात है। स्वर तंत्रियों में नाद, गूंज या कंपन अगर उत्पन्न होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिय है उसमें अगर नाद, ध्वनि, गूंज, कंपन ये उत्पन्न होता है तो वो घोष वर्ण है, और अगर कंपन नहीं उत्पन्न होता है तो वो अघोष होगा। अब मेन बात यह है कि ये घोष और अघोष होते कौन कौन से हैं, तो सभी वर्गों के अंतिम तीन वर्ण, सभी वर्गों के अंतिम तीन वर्ण, जैसे प्रत्येक वर्ग है, वर्ग कितने होते हैं हिंदी वर्ण वाले? 5 ही वर्ग होते हैं, ठीक है ना? कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। आगे जो यरलव सस है वो वर्ग में काउंट नहीं होते हैं। तो इन जो पांचों वर्गों के अंतिम तीन वर्ण है, जैसे कै वर्ग का गै गै ड़े, च वर्ग का ज जय, टे वर्ग का डै डैने, तै वर्ग का दै दैने और पै वर्ग का बै बै मैं, ये जो अंतिम तीन वर्ण है ये घोष वर्ण होते हैं, यानी इनके उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये 5 वर्गों के अंतिम तीन तीन वर्ण, 5 × 3 15, कुल कितने हो गए? ये 15। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, चारों अंतस्थ व्यंजन है ये रे ल व है, ये घोष वर्ण होते हैं। और फिर है, उसम व्यंजन में सिर्फ जो है वो घोष है, तो 4 अंतस्थ और 1 उष्म, ये मिलाकर 5 ये घोष हो गए। फिर सभी स्वर, जितने भी स्वर है वो सभी घोष होते हैं, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ री, और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी घोष होते हैं। अब कुल कितने हो गए? 15, 5 20 और 11 31। टोटल हिंदी वर्णमाला में घोष वर्ण कितने होंगे? 31 वर्ण होंगे। तो घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है।
उसके बाद में दूसरा भेद आता है अघोष। अघोष यानी स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होती है। आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ गूंज उत्पन्न होती है वो घोष, जहाँ नहीं होती है वो अघोष। तो इसमें जो बच गए वो अघोष है। तो सभी वर्गों के प्रथम 2 वर्ण, भाई 3 वर्ण अंतिम वाले हमने घोष में ले लिए, तो प्रथम 2 वर्ण बचे 5 वर्गों के, कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैप है। तो ये जो 5 वर्गों के प्रथम 2 वर्ण हैं वो अघोष है। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 10, 5 × 2 10। फिर है को छोड़कर उस व्यंजन, क्योंकि है को हमने उसमें घोष में काउंट कर लिया था अंतस्थ व्यंजन के साथ, इसलिए 3 सै बच गए बस। तो ये तीनों सै और प्रथम 2 वर्ण ये हो गए अघोष। तो ये 3 सै और 10 ये हो गए, कुल हो गए 13। तो अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। घोष वर्णों की 31, यानी 31 घोष 31, अघोष 13, कितने हो गए? 44। और हमारे जो मूल जो हिंदी वर्णमाला है तो उसमें 44 ही वर्ण होते हैं। तो ये देखो कुल वर्ण 44, उसमें घोष 31 और अघोष 13। तो ये हो गए स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति के आधार पर। अब इसके आगे जो आधार आता है वो श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर भी 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण भेद है वो श्वास वायु के आधार पर होते हैं। घोष और अघोष होते हैं वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर होते हैं। अब अल्प प्राण क्या होता है? उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख्य नहीं है, यहाँ मुख विवर है, मुख विवर से बाहर निकलती है, यानी कम। अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो प्राण, प्राण वायु, हमारी जो श्वास वायु है वो प्राण है। तो अल्प प्राण यानी कम श्वास वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। मुख विवर यानी मुख के अंदर हमारे जितने भी अंग है जो वाग यंत्र के हैं, उन सभी से जब बाहर निकलती है बहुत कम श्वास वायु, तो वो अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 1 3 5, पहला, तीसरा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 यानी जो विषम स्थिति वाले वर्ण हैं वो सभी अल्प प्राण में आएंगे। जैसे कै गै ड़ै, चै जै यं, टै डै णै, तै दै नै, पै बै मै। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का है ये। तो 3 3 हो गए। घोष में क्या था? घोष में था अंतिम 3 वर्ण। घोष में लास्ट के 3 थे, लास्ट के 3। और अल्प प्राण में क्या है? विषम स्थिति वाले, ध्यान में रखने हैं। घोष में लास्ट के 3, अल्प प्राण में विषम स्थिति वाले 3, 1 3 5, तो 15 हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन यरेलव है, ये घोष में भी थे और अल्प प्राण में भी है। तो यरेलव है, ये चारों जो अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण होते हैं और घोष में भी होते हैं। सभी स्वर घोष में भी थे और सभी स्वर अल्प प्राण में भी है। सभी स्वर यानी 11 के 11 स्वर। तो सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम स्थिति वाला, ये सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं। कुल संख्या कितनी हो गई? 11 स्वर, 11 स्वर और 4 ये और 15 ये, यानी 15 15 30। तो अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई।
फिर महाप्राण, दूसरा महाप्राण। महाप्राण उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में, वही बात है अल्प प्राण में श्वास वायु कम मात्रा में, और महा यानी ज़्यादा। तो महाप्राण श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। ये मुख्य नहीं है, बार बार मुख है, ये मुख विवर से बाहर निकलती है। इसमें हमने पहला तीसरा पांचवा जब अल्प प्राण में ले लिया तो बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, महाप्राण होगा। ख ग, छ ज, ठ ड, थ द और फ ब, कुल मिलाकर 10। तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, और उसमें व्यंजन चारों, उसमें व्यंजन चारों ये महाप्राण है। तो 10 और 4 14, 10 और 4 महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 30 तो हो गए अल्प प्राण, 14 हो गए महाप्राण, टोटल 44। और गोस अगोस में 31 और 13, ठीक है ना, वो 44। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन महाप्राण में होते हैं। प्रश्न अल्प प्राण और महाप्राण में यही पूछा जाता है। यह तो या तो आपको ये उदाहरण दे देंगे कि जैसे ख कौन सा है, महाप्राण है क्या है, या फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है महाप्राण। तो आपको ध्यान में रखना है कुल वर्ण 44, अल्प प्राण 30 और महाप्राण 14 होते हैं। सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा, यानी सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण सदैव हमेशा गोस और अल्प प्राण होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, यानी जितने भी स्वर हैं सभी स्वर, ये सभी स्वर हमेशा घोष और अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसमें ये और वह, जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, रे प्रकंपित, लय पार्श्विक, ये सभी किस में आ जाते हैं, घोष और अल्प प्राण में आ जाते हैं। फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन है को छोड़कर सदैव अघोष और महाप्राण होते हैं। यानी हमेशा घोष और अल्प प्राण तो सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और तीसरा पांचवा वर्ण होते हैं। हमेशा अघोष और महाप्राण दूसरा वर्ण है वो हमेशा अघोष और महाप्राण होता है। और उसमें व्यंजन यानी तीनों सह, है को छोड़ देते हैं तो फिर तीनों सह बचते हैं, तीनों सह ये हमेशा अघोष और महाप्राण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुख की खुलावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें केवल स्वरों का वर्गीकरण है जो मुख की आकृति के आधार पर है, मुख की खुलावट, और इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, विवर्त स्वर, अर्धविवर्त और संवर्त। विवर्त में क्या होता है कि हमारा मुख है वो पूर्ण खुला हुआ होता है, अर्धविवर्त में आधा खुला हुआ होता है, और संवर्त में सबसे अधिक बंद मुख होता है। संवर्त यानी बंद मुंह से हमारे वर्ण का उच्चारण होगा। विवर्त में मुंह पूरा खोलना पड़ेगा, अर्धविवर्त में हमारा मुंह आधा खुला मान लो चाहे आधा बंद मान लो। जैसे ए और आ विवर्त स्वर है 2, यानी आप ए और आ का उच्चारण करोगे तो आपको मुंह पूरा खोलना होगा, ए आ। अर्धविवर्त में ए ऐ ओ औ, ये जो चारों हैं अर्धविवर्त हैं जिसमें आधा खुला हुआ मुख होगा उच्चारण के समय, तो ये 4 होते हैं। संवर्त यानी सबसे ज़्यादा मुख है वो बंद होगा, और इसमें ई ऊ री ये 5 आते हैं। तो आप ई ऊ री इन 5 का उच्चारण करोगे तो हमारे जो आगे के होठ है, जो मुख है, वो क्या होगा, बंद की स्थिति में होगा। और ए आ विवर्त स्वरों का उच्चारण करोगे तो मुंह पूरा खुला होगा। और अर्धविवर्त में हमारा मुख आधा खुला होगा, जो 4 होते हैं। तो आप देखोगे
कि 3 आधार पर मुख्य की खुलावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है, विवर्त, अर्धविवर्त और संवर्त। विवर्त स्वर 2 होते हैं, ए आ। अर्धविवर्त 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। और संवर्त 5 होते हैं, ई ई उ री। 5 4 9 2 11, 11 ये हमारे कुल स्वर होते हैं। कुछ विशेष बात, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं? 44 वर्ण, जो भी हम पढ़ते आए हैं। लेकिन देवनागरी लिपि में कुल 53 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि, ये बात हो रही है हमारी हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है वो 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 हिंदी वर्णमाला में। देवनागरी जो लिपि होती है, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी लिपि में कुल 53 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में पहले 52 वर्ण होते थे। पहले कितने थे? 52 थे। कौन कौन से थे भाई? 44 तो ये हो गए जिसमें मूल हिंदी वर्णमाला है। उसके बाद में 4 संयुक्ताक्षर हो गए, 44 और 4 48। 2 अयोगवा हो गए और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। इसमें क्षेत्र गैसर आएंगे। इसमें अयोगवा में अंग और ए यानी अनुस्वार और विसर्ग आएगा, और उत्क्षिप्त में डे और ढे ये आएगा। तो इनको मिलाकर 44 4 48, 2 50, 2 52, ये 52 वर्ण होते थे। लेकिन अभी एक नया वर्ण और इसमें ऐड कर दिया, ळ को, जिनको विशिष्ट व्यंजन मानकर। देवनागरी लिपि में पहले 52 वर्ण होते थे, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा विशिष्ट व्यंजन ळ को नया वर्ण स्वीकार करने के बाद अब देवनागरी लिपि में कुल 53 वर्ण हो गए। नया व्यंजन कौन सा शामिल किया है? ळ को। ये नया वर्ण स्वीकार किया है, अब कुल 53 वर्ण हो गए, और इसको किस कैटेगरी में रखा है? विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखा है। विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रखा है। तो 52 तो पहले थे, तो 52 प्लस 1 क्या हो गए? 53 हो गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, आपको बताया था वर्ण की परिभाषा में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यही भाषा का मूल आधार होती है, जिसके और टुकड़े संभव नहीं होते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, यानी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे यह रे वर्ण है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये सार्थक इकाई नहीं होती है। सबसे छोटी इकाई जो सार्थक इकाई होती है ना, वो शब्द होती है, यानी प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। यानी शब्द है तो शब्द का भी क्या होता है? शब्द का अर्थ होता है, लेकिन पूर्ण इकाई नहीं होती है, क्योंकि शब्द है तो उस शब्द, आप देखते हो कि किसी भी वाक्य में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। शब्द शक्ति के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जैसे अपन लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के हिसाब से अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं एक ही शब्द के। तो ये पूर्ण इकाई नहीं होती है। हाँ, सार्थक होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। अगर हम भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई की बात करें तो वो वाक्य है। वो क्या होगा? वाक्य होगा। यानी किसी भी एक वाक्य में पूर्ण अर्थ है वो छिपा हुआ रहता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब अपन बात करते हैं हिंदी में कुछ विशेष चिन्हों की। हिंदी में कुछ विशेष चिन्ह, जैसे हल चिन्ह। हल चिन्ह ये होता है जैसे अर्थात, पश्चात। जब ये मान लो किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसको हम हलंत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हलंत। क्योंकि हल धन अंत, जब यह हल चिन्ह किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसको हलंत बोल देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बीच में भी लग जाता है, जैसे पाठ्य। पाठ्य तो इसमें ये अंत में नहीं आया, इसलिए इसको हलंत नहीं बोल सकते, लेकिन ये हल चिन्ह है क्योंकि ये ठे मूल व्यंजन को दर्शा रहा है। तो हल चिन्ह जो स्वर रहित होने का परिचायक है व्यंजन का, और
हल चिन्ह लगे हुए व्यंजन का अपन बोलकर प्रकट नहीं कर सकते। उसके बाद में अनुस्वार। अनुस्वार का क्या चिन्ह होता है? ये देखो, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ऊपर बिंदी होती है, जैसे अंग, कंठ है, यानी सिर्फ एक बिंदी होती है, तो वो अनुस्वार है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, जब इसी बिंदी को चंद्राकार आकृति में अपन ले लेते हैं तो वो चंद्र बिंदु हो जाता है, या ये अनुनासिकता का चिन्ह होता है। यानी चंद्र बिंदु है वो अनुनासिकता का चिन्ह होता है। कभी ये जो अनुस्वार वाला चिन्ह है ना, ये अनुनासिकता का चिन्ह नहीं होता है। जो चंद्र बिंदु का चिन्ह होता है वही अनुनासिकता का चिन्ह होता है। जैसे आँख, पाँच, इनमें चंद्र बिंदु का इस्तेमाल है, या ये अनुनासिक चिन्ह है। अंग और कंठ में अनुनासिकता का चिन्ह नहीं है, इसमें अनुस्वार का चिन्ह है, इसमें अनुनासिकता का चिन्ह है। अर्धचंद्र बिंदु, ओ, ये ओ की ध्वनि निकलती है। ये क्या निकलती है? ओ की ध्वनि। जो अभी आपको बताया था आगत ध्वनि है अंग्रेजी भाषा से, तो उस आगत ध्वनि का चिन्ह ये अर्धचंद्र बिंदु। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, यानी ये इंग्लिश के वर्ड होते हैं जो हिंदी में अपन काम में लेते हैं। फिर नुक्ता। नुक्ता का चिन्ह जैसे अनुस्वार का ऊपर लगता है, ऐसे किसी भी अक्षर के अगर नुक्ता का चिन्ह नीचे लगता है, तो जैसे खबर है, फरिश्ते हैं, ये हमेशा उर्दू भाषा के शब्दों के नीचे होता है। वैसे हिंदी में नुक्ता का कोई प्रचलन नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर नुक्ता का कोई प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो उर्दू भाषा के शब्द है, अरबी फारसी शब्द, उनमें नुक्ता का प्रयोग होता है। तो कुछ हमारे विदेशी भाषा के शब्द होते हैं जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं, तो उन अरबी फारसी शब्दों में इन नुक्ता के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खबर है, फरिश्ते हैं, तो इनके नीचे जैसे हमने 3 आगत ध्वनियाँ पढ़ी थी, ख, ज, फे, इनके नीचे नुक्ता का चिन्ह लगा हुआ था। फिर बात होती है विसर्ग की। विसर्ग का चिन्ह अयोगवाह ध्वनि है। आपको बताया था कि ये अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह ध्वनि है, इनका अलग स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो दुख, प्रातः, इनमें विसर्ग का चिन्ह है। उसके बाद अवग्रह, यह अवग्रह का चिन्ह है। अवग्रह जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन संस्कृत के शब्द में जब संधि होती है, तो उस संधि में ए का लोप करने के लिए, इस ए का लोप करने के लिए अवग्रह चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोहम, शिवोएम। अब ये कैसे बनता है? जैसे अपन इनकी संधि करते हैं, जैसे से प्लस अहम। अब ये संधि करते हैं तो यहाँ क्या होगा, हिसाब से क्या होता है, ए और ए दीर्घ संधि होकर आ हो जाता है, लेकिन यहाँ आ नहीं होगा, यहाँ पर गुण संधि होगी शो। फिर ये जो है इसका लोप करेंगे और इसका लोप करके अवग्रह का चिन्ह लगाएंगे, फिर अहम, सोहम। ऐसे ही शिवोएम में क्या होगा, शिव प्लस अहम, शिवोएम। तो ये अवग्रह का चिन्ह जो संस्कृत शब्दों में काम में आता है। हिंदी में ये चिन्ह अवग्रह का काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन जब कुछ तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे आए हुए होते हैं तो उनमें होता है। फिर रैप का चिन्ह। रैप का चिन्ह जो ऊपर का रे का चिन्ह होता है ना, ये रैप का चिन्ह होता है। तो जैसे कर्म शब्द है, तो इस कर्म शब्द में ये रैप का चिन्ह प्रयोग में हुआ है। लेकिन ये जो ट्रक, नंबर, यानी या तो नीचे का रे, या फिर मान लो जैसे ये रे, ये रैप का चिन्ह नहीं होता है। रैप का चिन्ह हमेशा ऊपर वाला जो रे होता है ना, वही रैप का चिन्ह होता है। नीचे वाला रैप का चिन्ह नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाला रैप का चिन्ह होता है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। फिर एक बात और, इन तीनों में क्या अंतर होता है? ये होता है हृदय, जो कख है ग गड़े होता है ना, उसमें ये हृदय होता है। हमेशा इसमें जो ये बिंदी है वो आगे आती है। तो इनका ये कंठ है वह नासिक के स्पर्श व्यंजन है। आपको पता है कि पांचों वर्ग है वो स्पर्श व्यंजन है। फिर पंचम वर्ण है पहले वर्ग का, तो नासिक के भी है, और पहले वर्ग कै वर्ग है तो कंठ भी है। तो कंठ है, नासिक है, स्पर्श व्यंजन है, ये अड है। फिर डै,
ये टे ठे डे, ये डे, तो ये डे मूर्धन्य है। ऋतु रषाणाम मूर्धा स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो ये मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन है। ये डे डमरू वाला है। एक होता है ये अडे, अडे होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जो आपने बात की थी इन दोनों की। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है दोनों, जिसमें जीभ झटके से नीचे आती है। ये अडे, ये मूल जो हिंदी वर्णमाला है उसमें शामिल नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों होते हैं, लेकिन यह मूल हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। आप देखोगे कि जो टेट है डे डैन है, उसमें डे डे ये होते हैं, नीचे नुक्ता का चिन्ह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नुक्ता का चिन्ह होता है। तो ये जिसमें चिन्ह होता है नीचे नुक्ता का, वो उत्क्षिप्त है। जिसमें चिन्ह नहीं होता है वो स्पर्श व्यंजन है। तो धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था की पहली क्लास। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि अपन प्रमाणिक पुस्तकों का उपयोग लेंगे, तो मैंने इसमें कक्षा 9 से 12 की जो आरबीसी बोर्ड में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण रचना पुस्तक काम में लिए। साथ में ही देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये बुक है, और हिंदी निदेशालय के जो निदेशक हैं प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, जो इस पुस्तक के प्रधान संपादक है, तो उनसे ये सामग्री संकलित की गई है। तो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा, भाषा का जो मूल आधार वर्ण, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 और देवनागरी लिपि में 53 होते हैं। उच्चरित रूप को ध्वनि, लिखित रूप को लिपि चिन्ह। ये 11 स्वर और 33 व्यंजन, 4 मूल स्वर ए ई उ री और 7 संयुक्त स्वर, फिर पांचों वर्ग 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ या रेलव और 4 उसमें व्यंजन। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, क्षत्र गैसरे, और 7 संयुक्त स्वर होते हैं। आगत ध्वनि ओ ख ज फ होती है। ओ अंग्रेजी भाषा से, ख ज फ उर्दू भाषा से। व्यंजन हमेशा मूल व्यंजन है वो सदैव स्वर रहित होते हैं, और स्वर रहित होने का परिचायक हलचिन्ह होता है, और हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में: स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक या पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और संघर्षहीन या अर्धस्वर। स्पर्शी में 4 वर्गों के 4 अक्षर, संघर्षी में स और आगत ध्वनियाँ ख ज प, स्पर्श संघर्षी में च छ ज ज, और नासिक्य में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पार्श्विक लय, प्रकंपित रे, उत्क्षिप्त ड और ढ, संघर्षहीन या अर्धस्वर य व। उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपको ये संस्कृत के सूत्र ध्यान में रखने हैं। अकुआ विसर्जना नाम कंठ है, इचुषा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, लृतुलिषा नाम दंते, उपपदमान्यम ओष्टो। और ये ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ट व दंतोष्ट, और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है और अनुस्वार है वो नासिक है। अयोगवा ध्वनि अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा ध्वनि होती है। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है उसके 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष कुल 31 होते हैं, जिसमें अंतिम 3 वर्ण प्रत्येक वर्ग का, अंतस्थ और सभी स्वर और है। अघोष में सभी वर्गों के प्रथम 2 वर्ण और तीनों स। श्वास वायु के आधार पर अलग प्राण और महाप्राण। अलग प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, कुल संख्या 30। महाप्राण में दूसरा, चौथा और उसम व्यंजन स है, संख्या 14, 30 और 14 44। मुख्य खुलावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है: विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त। विवर्त में ए आ दो, अर्धविवर्त में ए आई ओ औ, संवर्त में ई उ री। तो हिंदी में कुल 44, देवनागरी लिपि में 53। जो नया वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्वीकार किया है वो विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में है, हड़े। इसका उच्चारण होता है हड़े, जैसे हड़े, बड़े,
जैसे नया वर्ण स्वीकार करना 53 हो गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य। फिर हिंदी में कुछ विशेष चिन्ह है, हल चिन्ह, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु, नुक्ता, विसर्ग, अवग्रह और रे। और फिर ये अंतर देखना। तो इस हिसाब से यह वर्ण व्यवस्था की पहली क्लास है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और आप इस क्लास को पूरी कंप्लीटली देखना और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।